देखो लास्ट हमारा टॉपिक था फिजिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज में हमने डिस्कस किया था एटॉमिक रेडियस, है ना। तो जब आप डी ब्लॉक एलिमेंट्स में पीरियोडिकली मूव करते हो, इनिशियली 3 से 4 एलिमेंट्स तक साइज घटता है, उसके बाद कांस्टेंट एंड देन इंक्रीज। तो उसमें दो इफेक्ट्स काम करते हैं, एक तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज और एक आपका शील्डिंग इफेक्ट। यहाँ पे नेक्स्ट अगर हम आयनिक रेडियस की बात करते हैं, तो आयनिक रेडियाई में बेसिकली जैसे सपोज करो आपके पास कोई भी एलिमेंट है, कोई मेटल है, अगर इसके ऊपर +2 चार्ज है और इसी सेम मेटल के ऊपर +3 चार्ज है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप ले लो आयरन, आयरन +2 भी शो करता है और +3 भी शो करता है। तो यहाँ पे ये एक ही एलिमेंट है पर ये दो अलग अलग ऑक्सीडेशन स्टेट्स दिखा रहा है, बिकॉज यहाँ पे डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट्स हैं। तो क्या इन दोनों का एटॉमिक रेडियस सेम होगा? नहीं। तो अगर एक ही एलिमेंट अलग अलग ऑक्सीडेशन नंबर दिखा रहा है तो उसका साइज अलग होगा। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि जो आपका +3 है इसका साइज छोटा है और +2 का साइज बड़ा है। जैसे जैसे आप एलिमेंट के इलेक्ट्रॉन्स रिमूव करते जाते हो उसमें इलेक्ट्रॉन्स तो कम हो जाते हैं और प्रोटॉन्स बढ़ जाते हैं। जैसे कि आयरन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 26। ठीक है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे? 26। प्रोटॉन भी कितने? 26। लेकिन अगर आप इसके दो इलेक्ट्रॉन्स निकाल दो, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कितने? 24 और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कितने? 23। तो यहाँ पे प्रोटॉन तो दोनों जगह 26 ही है, तो ज्यादा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कहाँ काम करेगा? Fe+3 में। और ये जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा उसका साइज उतना ही क्या हो जाएगा? छोटा हो जाएगा। तो जैसे किसी मेटल पे ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ता चला जाता है उसका साइज छोटा होता चला जाता है। As the oxidation number increases, in any metal, its size decreases due to increase in effective nuclear charge। ठीक, तो ये था हमारा नॉर्मल, किसी भी एक सेम एलिमेंट के ऊपर डिफरेंट चार्जेस अगर आए तो साइज कैसे वेरिएट करेगा। उसके बाद इस नेक्स्ट आता है हमारा मेटेलिक करेक्टर। तो जनरली हम देखते हैं कि डी ब्लॉक के जितने एलिमेंट्स हैं उनका नेचर मेटेलिक होता है, और जो आपके मेटल्स हैं, मेटल्स कंडक्टर होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। दूसरा डक्टाइल होते हैं, लस्ट्रस होते हैं, मेलिएबल होते हैं। तो जितनी प्रॉपर्टीज मेटल्स में पाई जाती है वो सारी प्रॉपर्टीज डी ब्लॉक के एलिमेंट्स में भी पाई जाती है। तो यहाँ पे कोई भी मेटल मेटल क्यों है? क्योंकि वो इजीली इलेक्ट्रॉन लॉस कर सकता है, उसके वैलेंस शेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स काफी अवेलेबल होते हैं, बॉन्ड इजीली बना सकता है। तो जो मेटल्स हैं उनमें जनरली किस टाइप के बॉन्ड्स बनते हैं? आयनिक। तो यहाँ भी हम देखते हैं कि यहाँ कौन से बॉन्ड ज्यादा बनते हैं? आयनिक। तो डी ब्लॉक के एलिमेंट आयनिक बॉन्ड बना सकते हैं। इनके पास वैलेंस शेल में नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स भी अच्छे खासे होते हैं। दूसरा, इनके पास नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं, जिनकी वजह से इनकी आयनाइजेशन एंथैल्पी उतनी ज्यादा नहीं होती। जैसे किसी भी एलिमेंट को अगर बॉन्ड बनाना है तो इलेक्ट्रॉन तो लॉस करेगा, अगर उसे इलेक्ट्रॉन लॉस करना है तो एनर्जी भी चाहिए, तो उस एनर्जी को आप क्या बोलते हो? आयनाइजेशन एंथैल्पी। तो अगर उसको बहुत ज्यादा आयनाइजेशन एंथैल्पी लगेगी तो वो इलेक्ट्रॉन लॉस नहीं कर पाएगा, लेकिन अगर उसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी कम होगी तो वो इजीली इलेक्ट्रॉन लॉस कर देगा। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं, जो शुरुआत में जो एलिमेंट्स आते हैं उनका साइज इतना ज्यादा छोटा भी नहीं होता, थोड़ा बड़ा ही होता है अगर आप पूरी पीरियोडिक टेबल में ऑब्जर्व करो तो जनरली हम ये देखते हैं कि इनकी आयनाइजेशन एंथैल्पी थोड़ी कम होती है और इनके पास नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल होते हैं, जिसकी वजह से ये कौन सा कैरेक्टर शो कर पाते हैं? मेटेलिक कैरेक्टर। डी ब्लॉक एलिमेंट्स कंटेन number of unpaired electrons in their valence shell and also they have low ionization enthalpy, so they behave as metals. It can also form ionic bond.
नेक्स्ट इसमें हम मेंशन कर सकते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट्स shows all metallic behavior like they are ductile, lustrous, malleable, etc. नेक्स्ट इसी में हम मेंशन कर सकते हैं एंथैल्पी ऑफ एटॉमाइजेशन। एंथैल्पी ऑफ एटॉमाइजेशन क्या होता है? देखो, अगर हमसे कोई पूछे व्हाट इज एंथैल्पी ऑफ एटॉमाइजेशन, तो एंथैल्पी ऑफ एटॉमाइजेशन आप उस एंथैल्पी को बोलते हो जिसमें एक एलिमेंट अपने आप को अपनी एटॉमिक स्टेट में कन्वर्ट कर लेता है। एटॉमिक स्टेट मतलब सिंगल एटम। अब हम जनरली देखते हैं कि अगर कोई एलिमेंट सॉलिड स्टेट में, जैसे डी ब्लॉक के जितने एलिमेंट्स हैं वो सॉलिड स्टेट में ही होते हैं। अब क्योंकि सिर्फ मरकरी को छोड़ के, मरकरी लिक्विड स्टेट में होता है, तो यहाँ पे बाकी जितने एलिमेंट्स हैं वो तो सब सॉलिड ही है ना। तो क्या सॉलिड स्टेट में एक सिंगल एटम होगा किसी भी एलिमेंट का? वो बहुत सारे एटम्स मिक्स होके सॉलिड स्टेट बनाते हैं ना। तो यहाँ पे हम ऑब्जर्व करते हैं कि डी ब्लॉक में जितने एलिमेंट्स आते हैं उसमें जो एलिमेंट्स हम ऑब्जर्व करते हैं जनरली, अगर वो सॉलिड स्टेट में, तो उनमें एक एटम तो होगा नहीं। तो आपको अगर उसका एक एटम निकालना है, जैसे सपोज करो अगर हम सोडियम ले लें, सोडियम हमारे पास सॉलिड स्टेट में है, तो यहाँ पे सोडियम के बहुत सारे एटम ऐसे क्लस्टर बन के चिपके हुए होंगे सॉलिड स्टेट में। अगर आप छोटे से छोटा सोडियम का पार्टिकल भी उठाते हो तब भी उसमें सिंगल सोडियम का एटम नहीं होगा। अब अगर आप चाहते हो कि इसके सारे एटम्स अलग हो जाएं, तो आप इसे हीट करो। आप इसे हीट करके इसको किस स्टेट में भेजो? गैस स्टेट। तीन स्टेट जनरली देखते हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस। सॉलिड में पार्टिकल चिपके हुए होते हैं, लिक्विड्स में भी वो बाइंड ही होते हैं, बस उनमें मोशन हो सकता है। तो यहाँ पे लिक्विड स्टेट में भी हम देखते हैं कि पार्टिकल्स बिल्कुल फ्री नहीं होते ना, सिर्फ गैस ही अकेली ऐसी स्टेट है जिसमें सारे पार्टिकल्स क्या हो जाते हैं? फ्री हो जाते हैं। तो अगर आपके सारे पार्टिकल्स अलग हो गए तो वो एक एक एटम को अलग कर देगा। यानी अगर आपको एटॉमिक स्टेट में जाना है तो आप कौन सी स्टेट में जाओगे? गैस स्टेट में। तो जैसे किसी भी एलिमेंट को अगर आपको उसके एटॉमाइजेशन लेवल तक लेके जाना है तो आप उसको जिस भी स्टेट में वो अवेलेबल है उससे कहाँ ले जाओ? उसके गैस स्टेट में ले जाओ, तो वो आपका जो है उसका एटॉमिक स्टेट हो जाएगा। अब यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए आपने इसे हीट दी, तो ये एक प्रोसेस है जिसमें सॉलिड से आप किस में भेज रहे हो? गैस में। तो आप इसे सब्लिमेशन एंथैल्पी भी बोल सकते हो क्योंकि एक सब्लिमेशन प्रोसेस है। अदरवाइज अगर हम इसको दूसरे तरह से ऑब्जर्व करें तो हम ये बोलेंगे कि हमने सोडियम एलिमेंट के सारे एटम्स जो है वो फ्री कर दिए, तो इसीलिए आप इसे एंथैल्पी ऑफ एटॉमाइजेशन भी बोल सकते हो। तो यहाँ पे हम मेंशन कर सकते हैं कि जितनी भी हीट यहाँ पे आपको लग रही है सॉलिड से गैस तक भेजने के लिए, दैट इज एंथैल्पी ऑफ एटॉमाइजेशन। अगर पार्टिकल्स बहुत ज्यादा चिपके हुए होंगे तो एंथैल्पी ऑफ एटॉमाइजेशन ज्यादा होगा, और अगर उनकी बॉन्ड स्ट्रेंथ कम होगी तो एंथैल्पी ऑफ एटॉमाइजेशन कम होगा। तो हम ये देखते हैं कि डी ब्लॉक में जितने एलिमेंट्स हमारे पास होते हैं उनके पास डी ऑर्बिटल होता है। डी ऑर्बिटल जिंक, कैडमियम और मरकरी का छोड़ के बाकी सबके पास डी ऑर्बिटल में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स ही अवेलेबल होते हैं। तो यहाँ पे ये आपका एक मेटल है, ये दूसरा मेटल है। यहाँ पे डी के पास अगर सपोज करो 5 इलेक्ट्रॉन अवेलेबल है अनपेयर्ड, इसके पास भी 5 इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड अवेलेबल है, तो इसके 5 के साथ क्या कर सकते हैं? बॉन्ड बना सकते हैं। तो जितने ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे उतनी ज्यादा क्या हो सकती है? बॉन्डिंग। लेकिन सपोज करो अगर यहाँ पे ये पेयर्ड है तो क्या इसमें आप कोई बॉन्ड बना सकते हो? नहीं। तो जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हो जाएंगे डी ऑर्बिटल में उतनी ज्यादा आपकी बॉन्डिंग जो है वो वीक होती चली जाएगी। जितने मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आपके पास अवेलेबल होंगे उतने ज्यादा आप बॉन्ड्स बना पाओगे। तो अगर आप एस और पी के रेस्पेक्ट में डी को कंपेयर करो तो एस और पी के रेस्पेक्ट में हम देखते हैं कि डी ब्लॉक ही ऐसा ब्लॉक है जिसके वैलेंस ऑर्बिटल में मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते ही है, क्योंकि डी काफी बड़ा सरफेस एरिया रखता है, उसमें जिंक, कैडमियम और मरकरी को छोड़ के तो बाकी सारे पार्शियली फिल्ड ही होते हैं, तो सबके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते ही होते हैं। ऐसा होगा ही नहीं कि किसी के पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ना हो, बस फर्क इतना है किसी के पास ज्यादा होंगे किसी के पास कम।
तो जिसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज्यादा उसकी बॉन्डिंग ज्यादा स्ट्रांग होगी, और जिसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कम उसकी बॉन्डिंग कम स्ट्रांग होगी। तो हम ये देखते हैं कि यहाँ पे पूरे डी ब्लॉक का एंथैल्पी ऑफ एटॉमाइजेशन हाई ही होता है, लो तो बहुत कम होता है। जैसे जिंक, कैडमियम और मरकरी, इनका एंथैल्पी ऑफ एटॉमाइजेशन लो होगा। क्यों? क्योंकि इसका तो डी ऑर्बिटल फुली फिल्ड होता है, ये बॉन्डिंग करते ही नहीं है, तो इनकी बॉन्ड स्ट्रेंथ कम होती है काफी। तो यहाँ पे हम मेंशन कर सकते हैं ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन in d orbital, they possess a strong bond by which its enthalpy of atomization is high. नेक्स्ट आप मेंशन कर सकते हो जिंक, कैडमियम एंड मरकरी हैव लो एंथैल्पी ऑफ एटॉमाइजेशन ड्यू टू फुली फिल्ड d ऑर्बिटल। ठीक, अब ऐसे अगर हमसे पूछा जाए मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, इसके बाद नेक्स्ट अगर आप मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट की बात करो तो इनका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट भी हाई होगा, क्योंकि बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या है? हाई। तो क्योंकि इनका एंथैल्पी ऑफ एटॉमाइजेशन हाई है, तो हम ये बोल सकते हैं कि इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी हाई होगा। अब लेकिन हम ये बोलते हैं कि मिडिल ऑफ द सीरीज, जैसे आप एक सीरीज में गए और जैसे ही आप मिडिल पे पहुंचे तो मिडिल ऑफ द सीरीज में हम देखते हैं कि मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट एकदम हाई हो जाता है। क्यों? क्योंकि जैसे आप स्कैंडियम, टाइटेनियम, आप चले स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, ये मैंगनीज, तो मैंगनीज तक आते आते आपके अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मैक्स हो जाएंगे ना, क्योंकि मैक्सिमम अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो बॉन्डिंग भी क्या हो गई? मैक्सिमम, बॉन्ड स्ट्रेंथ मैक्सिमम। तो हम देखते हैं कि मैंगनीज का होता है 4s2 3d5 और क्रोमियम का होता है 4s1 3d5। तो ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन किसके पास है? क्रोमियम के पास। कितने हैं? 6। उसके पास कितने हैं? 5। अब ऐसे आप मैंगनीज के और आगे जाओगे तो ये 5 से घट के 4 हो जाएंगे, फिर और आगे जाओगे 3 हो गए, फिर 2 हो गए, तो इस तरह से फिर आपके नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कम होते जाएंगे। तो जैसे ही नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कम हुए बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी? कम। तो हम देखते हैं कि मिडिल ऑफ द सीरीज में आते आते मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट पीक पे हो जाता है, उसके बाद मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट कम होने लगता है। तो इनडायरेक्टली मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट का कनेक्शन सीधे सीधे बॉन्ड से है। जहां बॉन्ड स्ट्रेंथ हाई होगी मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट हाई होगा, बॉन्ड स्ट्रेंथ कम हो गई तो मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाएगा। तो as we move middle of the series, melting and boiling point get maximized and then decreases due to decrease in enthalpy of atomization. इसी में आप नेक्स्ट मेंशन कर सकते हो जिंक, कैडमियम और मरकरी, इनका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट क्या होना चाहिए? हाई या लो? लो, क्योंकि इनके पास डी ऑर्बिटल फुली फिल्ड होता है, बॉन्डिंग इनकी वीक होती है, इसीलिए इनका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट कम होता है। अच्छा देखो, मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट में हमारे पूरे डी ब्लॉक के अंदर टंगस्टन का मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज्यादा हाई होता है, क्योंकि देखो क्रोमियम, मोलिब्डेनम और उसके नीचे टंगस्टन आता है ना, तो इस पूरे सीरीज में कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं। और हम ये देखते हैं एज वी मूव फ्रॉम 3d टू 4d, 4d टू 5d, तो जैसे जैसे आप 3d यानी फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज से नीचे सेकंड में जाते हो, सेकंड के बाद आप थर्ड में जाते हो, एलिमेंट का साइज बढ़ जाता है। अगर एलिमेंट का साइज बढ़ेगा तो वो इलेक्ट्रॉन अपने इजीली मूव कर सकता है ना, जैसे अगर उसे बॉन्ड बनाना है तो अपने इलेक्ट्रॉन बाहर निकालने हैं।
अब अगर आपका साइज बड़ा है तो इलेक्ट्रॉन का इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम होगा ना, उसमें इलेक्ट्रॉन इजिली निकल पाएगा। तो हम ये देखते हैं कि जैसे जैसे आप नीचे की तरफ मूव करते हो, जो बॉन्डिंग क्रोमियम में होगी, जैसे 6 इलेक्ट्रॉन इसके पास भी अनपेयर्ड है, इसके पास भी और इसके पास भी, सबके पास 6 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, पर ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग इन तीनों में से कौन कर पाएगा? टंगस्टन कर पाएगा। तो स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग नीचे की तरफ हाई क्यों हो रही है? क्योंकि एलिमेंट का साइज बढ़ रहा है, एलिमेंट का साइज बढ़ रहा है, इलेक्ट्रॉन जो इन्वॉल्व करने के लिए जो कैपेसिटी है इन बॉन्डिंग, वो आपकी बढ़ती जा रही है। अगर एलिमेंट का साइज छोटा होता है ना, तो न्यूक्लियस अपने इलेक्ट्रॉन को खुद ही पकड़ के रखता है, तो जब तक इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं होंगे दूसरे एलिमेंट से बॉन्ड कैसे बना पाएंगे? अगर साइज बड़ा होगा तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम होगा और एलिमेंट इजीली बॉन्ड बना पाएगा। इसीलिए जब आप नीचे की तरफ मूव करते हो तो आपका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता चला जाता है। फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज के रेस्पेक्ट में सेकंड और थर्ड ट्रांजिशन सीरीज का मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है। इसी में एक पॉइंट है मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट। जैसे आप लेफ्ट से राइट गए, क्रोमियम के बाद मैंगनीज आता है और मैंगनीज में तो 3d5 है पूरा, 4s2 3d5 होता है ना कॉन्फ़िगरेशन, तो मैंगनीज का बॉइलिंग पॉइंट हाई होना चाहिए क्योंकि इसके पास तो 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। लेकिन हम देखते हैं कि मैंगनीज के नीचे टेक्नीशियम आता है, Tc, इन दोनों का मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट लो होता है। ये एक एक्सेप्शनल केस है। अब यहाँ पे मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट मैग्नीशियम और टेक्नीशियम का लो क्यों है, जबकि इनके पास तो 5 अनपेयर्ड है, इनको तो बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाना चाहिए। लेकिन यहाँ पे एक्सप्लेन किया जाता है कि मतलब अब ऐसा है, ये एक्सपेरिमेंटली देखा गया कि जैसे आप सीरीज में मूव करते हो तो स्कैंडियम से टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, ये बढ़ते जाना चाहिए आपका, पर मैग्नीज में एकदम गिरावट आ जाती है मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट में। अब ऐसा इसलिए बोलते हैं कि मैग्नीज और टेक्नीशियम स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि इसका रीजन ये दिया जा सकता है क्योंकि इसके 3d ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 5। तो क्योंकि इसके 3d में 5 इलेक्ट्रॉन है तो ये 5 में क्या स्टेबल, इनडायरेक्टली आप ऐसे बोल सकते हो कि एक मैग्नीज अपना 3d5 स्टेबल कर रहा है, उसे लग रहा है कि वो अपने आप में स्टेबल है, तो वो दूसरे एलिमेंट से बॉन्ड क्यों बनाएगा? इसीलिए मैग्नीज और टेक्नीशियम का बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट कम होता है बिकॉज दे शो D5 कॉन्फ़िगरेशन विच इज स्टेबल। इसीलिए ये बॉन्डिंग करते ही नहीं है, इनका बॉन्ड वीक रह जाता है और इसीलिए इनका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट कम होता है। आगे समझ में? ये एक एक्सेप्शनल केस है, याद रखना। तो ये था मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट। तो इसमें मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट में याद रखना नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे तो मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा, इसलिए मिडिल तक बढ़ता है फिर कम होना शुरू हो जाता है। मैग्नीज और टेक्नीशियम का एक्सेप्शन है, इसका एक्सेप्शन आप एक्सप्लेन कर सकते हो क्योंकि इनके पास D5 कॉन्फ़िगरेशन है, इसीलिए इनका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट कम होता है। जिंक, कैडमियम और मरकरी के पास अनपेयर्ड होते ही नहीं है, इसीलिए उनका लो होता है। और जैसे आप डाउन द ग्रुप मूव करते हो तो हमारा एलिमेंट का साइज बढ़ जाता है और बॉन्डिंग जो है वो फ्रीक्वेंट हो जाती है। पहले इतनी जल्दी जल्दी बॉन्डिंग नहीं होती, बट नीचे की तरफ साइज बढ़ने की वजह से बॉन्डिंग इजीली हो पाती है और स्ट्रेंथ भी अच्छी होती है। इसीलिए हम देखते हैं कि नीचे वाले एलिमेंट्स का मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट ऊपर वाले एलिमेंट्स के कंपैरिजन में ज्यादा है। नेक्स्ट इसी के अंदर आती है हमारी प्रॉपर्टी आयनाइजेशन एंथैल्पी, या आयनाइजेशन एंथैल्पी से पहले ले लो डेंसिटी। अब डेंसिटी की जहां तक बात है, पूरे डी ब्लॉक के अंदर स्कैंडियम का लोएस्ट डेंसिटी होता है और ऑस्मियम का मैक्सिमम। अब यहाँ पे जैसे डेंसिटी हम देखते हैं, एज वी मूव पीरियोडिकली डेंसिटी इंक्रीजेस, तो ये तो बढ़ेगी क्योंकि मास पर यूनिट वॉल्यूम क्या हो रहा है? इंक्रीज। भाई साइज तो उतना ही है ना,
लेकिन उसी में इलेक्ट्रॉन से एंटर करते जा रहे हैं और वो भी पेनल्टीमेट शेल में जा रहे हैं, तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज तो बढ़ रहा है और आपकी डेंसिटी लगातार बढ़ती जा रही है। लेकिन अगर आप ग्रुप वाइज मूव करते हो तो जैसे लेफ्ट से राइट में हम ये बोल रहे हैं साइज उतना ही है ऑलमोस्ट, भी शेल तो वही थी, उसी में आप इलेक्ट्रॉन भरते गए, तो वॉल्यूम आपने बढ़ाया नहीं, मास आप बढ़ाते गए, तो मास पर यूनिट वॉल्यूम क्या हो गया, इंक्रीज, तो डेंसिटी भी क्या हो गई, इंक्रीज। तो लेफ्ट से राइट तो ये बढ़ती ही है, लेकिन टॉप से बॉटम बढ़ना नहीं चाहिए, डेंसिटी क्या होना चाहिए, कम, क्योंकि जब आप नीचे की तरफ आते हो तो साइज बढ़ जाता है। अब साइज बढ़ेगा, मास उसके रेस्पेक्ट में बढ़ेगा नहीं, तो डेंसिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। लेकिन यहाँ पे ये देखते हैं कि जब आप नीचे की तरफ आ रहे हो, जैसे मान लो आप क्रोमियम, मोलिब्डेनम और टंगस्टन में नीचे की तरफ आ रहे हो, किसी भी ग्रुप को उठा लो आप, तो सब में जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो n-1d में जाएगा ना, ns में तो जाएगा नहीं, तो बाहर वाली शेल में तो आप इलेक्ट्रॉन भेज नहीं रहे, कहाँ भेज रहे हो, अंदर वाली शेल में भेज रहे हो। अब क्योंकि पहली बात तो आप अपना इलेक्ट्रॉन अंदर वाली शेल में एंटर करवा रहे हो, और दूसरी बात जितना नीचे की तरफ साइज बढ़ना चाहिए, क्या उतना साइज सच में इंक्रीज होता है, नहीं, क्योंकि बीच में आ जाता है 4f 5f, तो ये लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन क्रिएट कर देते हैं। तो जहां साइज बढ़ना होता है वहां साइज क्या हो जाता है, कांस्टेंट, एक जना बढ़ा रहा है और एक दूसरा कम कर रहा है, तो साइज ना बढ़ा ना घटा, कांस्टेंट रह गया। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जब आप टॉप से बॉटम जाते हो तो जितना साइज एक्चुअली एक्सपेक्टेड इंक्रीज होना चाहिए उतना एक्सपेक्टेड इंक्रीज यहाँ देखने को नहीं मिलता, लेकिन इलेक्ट्रॉन तो लगातार आप बढ़ा ही रहे हो। तो यहाँ पे जो मास है वो वॉल्यूम के रेस्पेक्ट में ज्यादा बढ़ रहा है और वॉल्यूम उतना इंक्रीज हो नहीं रहा, इसीलिए टॉप से बॉटम भी हमारी डेंसिटी क्या होती है, इंक्रीज। आ रही है बात समझ, क्योंकि डेंसिटी है मास पर यूनिट वॉल्यूम, वॉल्यूम बढ़ता जाए तो डेंसिटी कम होती जाएगी, लेकिन क्या वॉल्यूम सच में बढ़ रहा है, नहीं बढ़ रहा, क्योंकि हमारा वॉल्यूम तो एक्सपेक्टेड इंक्रीज दिखा ही नहीं रहा, लेकिन मास आप लगातार क्या करते हो, बढ़ाते जाते हो, क्योंकि एटॉमिक नंबर तो बढ़ ही रहा है, तो आपका वॉल्यूम उतना इंक्रीज कर नहीं रहा पर मास आप कंटिन्यूअसली बढ़ाते जा रहे हो। इसीलिए हम देखेंगे कि हमारी डेंसिटी डिक्रीज होने के बजाय क्या हो रही है, इंक्रीज। क्लियर? हो गया डेंसिटी क्लियर? तो बस इसमें याद रखना, अगर आप यहाँ पे ऑर्डर लिखते हो तो ऑर्डर में स्कैंडियम सबसे लोएस्ट है, हाँ, ऑस्मियम मैक्सिमम है, इसके बीच में आता है इरिडियम। इन दोनों का ऑलमोस्ट सेम सा होता है पर ऑस्मियम का थोड़ा ज्यादा होता है इरिडियम से, तो इसलिए मैक्सिमम ऑस्मियम का है और लोएस्ट स्कैंडियम का है। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा आयनाइजेशन एंथैल्पी। अब अगर आप आयनाइजेशन एंथैल्पी की बात करो तो जैसे आप एस ब्लॉक या पी ब्लॉक में मेंशन करते हो तो उसमें क्या होता है, एक ट्रेंड होता है, लेफ्ट से राइट गए साइज घट गया, आयनाइजेशन एंथैल्पी बढ़ गई, तो एक चीज हो गई। लेकिन यहाँ पे एक ट्रेंड तो चल ही नहीं रहा ना, साइज घट गया फिर बढ़ गया फिर कांस्टेंट हो गया, तो क्योंकि ये एक पर्टिकुलर ट्रेंड दिखा नहीं रहा, इसीलिए डी ब्लॉक की आयनाइजेशन एंथैल्पी रेगुलर ट्रेंड में नहीं होती, ये इरेगुलर ट्रेंड दिखाता है, कभी घट जाता है एकदम से, कभी आयनाइजेशन एंथैल्पी बढ़ जाती है। तो हमारे हिसाब से लेफ्ट से राइट जाने पे आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होनी चाहिए थी, इंक्रीज, क्योंकि साइज क्या हो रहा है, डिक्रीज। लेकिन हम ऑब्जर्व करते हैं कि जितना साइज डिक्रीज होना चाहिए था, क्या सच में उतना डिक्रीज हो रहा है, नहीं, क्योंकि न्यूक्लियस तो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच रहा है और इसके बीच में कौन बैठा है, डी ऑर्बिटल, और ये डी इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है, रिपेल, तो यहाँ पे शील्डिंग इफेक्ट भी काम कर रहा है और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज भी काम कर रहा है।
तो लेफ्ट से राइट जाने पे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज की वजह से साइज घटा और डी ब्लॉक ने शील्ड करके साइज को बढ़ा दिया। तो एक्सपेक्टेड, अब ठीक है हम ये बोलते हैं कि डी की पावर इनिशियली कम होती है, लेकिन फिर भी वो कहीं ना कहीं रिपेल तो कर ही रहा है। तो थोड़ा बहुत भी अगर वो इफेक्ट दिखाएगा तो आप जितना सोच रहे हो साइज घटेगा, उतना साइज डिक्रीज नहीं होगा। तो एक्सपेक्टेड डिक्रीमेंट यहां देखने को नहीं मिलता। तो इसीलिए आयनाइजेशन एंथैल्पी भी जितनी ज्यादा होनी चाहिए थी हमारे हिसाब से, उतनी ज्यादा वो यहाँ पे नहीं होती। ड्यू टू शील्डिंग इफेक्ट ऑफ डी ऑर्बिटल, कांस्टेंट नहीं होती ना, थोड़ी बहुत होती। इसके बाद इसी के अंदर एक कंसेप्ट आता है रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ एनर्जी। मतलब अगर हमसे कोई पूछे कि आयनाइजेशन एंथैल्पी रेगुलर ट्रेंड क्यों नहीं दिखा रहा, मतलब एक रेगुलर ट्रेंड नहीं है ना कि घट रहा है या फिर एकदम से बढ़ रहा है, तो आप उसका एक रीजन तो बता सकते हो कि डी ऑर्बिटल की वजह से यहाँ शील्डिंग इफेक्ट भी काम करता है और साथ में क्या काम करता है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज भी काम करता है। तो उतना जितना इंक्रीज या डिक्रीज होना चाहिए वो एग्जैक्टली उतना नहीं होता। इसी में एक रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ एनर्जी भी इसका कारण है कि आयनाइजेशन एंथैल्पी में एक रेगुलर ट्रेंड इसलिए भी नहीं होता क्योंकि ये रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ एनर्जी शो करता है। अब ये रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ एनर्जी है क्या, तो इसमें हम मेंशन कर सकते हैं, जैसे आपके पास कोई मेटल है, सपोज दैट अगर इसमें 4s2 इलेक्ट्रॉन है और ये है आपका 3d4, ठीक, ये कोई एक मेटल है जिसकी ये कॉन्फ़िगरेशन है। सपोज दैट अगर मैं इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकाल लूं और हम इसे बना दें M+, तो ये करेगा 4s1 और 3d4। तो यहाँ पे हमने ऑब्जर्व किया कि एक आयनाइजेशन एंथैल्पी आपको लगेगी क्योंकि आप एक इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हो। अब आपके हिसाब से आपने यहाँ एक इलेक्ट्रॉन निकाला और आपके अकॉर्डिंग सपोज करो ये 300 किलो जूल की एनर्जी ले रहा है, इतनी एनर्जी लेगा और ये आपको एक इलेक्ट्रॉन दे देगा। अब लेकिन हम ऑब्जर्व करते कि हमारे अकॉर्डिंग तो 300 होना चाहिए था, तो ये हमारी एक्सपेक्टेशन थी, लेकिन जो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू सपोज करो 300 के बजाय वो 400 हो जाए, तो ये 100 किलो जूल कहां से आ गया एक्स्ट्रा, जबकि हमने इलेक्ट्रॉन तो एक ही निकाला है। तो ये भी एक कारण है कि हमने सोचा था जितना उतनी वो वैल्यू शो नहीं कर रहा। अब ये 100 किलो जूल की एनर्जी कहां से एक्स्ट्रा इसने गेन कर ली, तो कई बार होता है कि जैसे डी ऑर्बिटल में अगर यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन है और ये है आपका 4s1, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है, तो ये क्या करता है, जैसे ही आप एक इलेक्ट्रॉन निकालोगे ये चुपचाप उसी टाइम पे एक इलेक्ट्रॉन को कहां शिफ्ट कर देगा, 3d में। और अगर इसने शिफ्ट किया तो 4s से 3d में जाने के लिए भी तो एनर्जी चाहिए, तो आप तो एक ही काम करवा रहे थे, लेकिन जैसे ही आपने इसे एनर्जी देना शुरू किया इसने दो काम कर दिए, इलेक्ट्रॉन तो निकाल ही दिया, साथ में दूसरे इलेक्ट्रॉन को 4s से किसमें शिफ्ट कर दिया, 3d में, क्योंकि उसे ऐसा लग रहा है अगर वो ऐसा कर देगा तो उससे आपके एलिमेंट में कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल हो जाएगी। इसीलिए कई बार हम जो सोचते हैं उससे अलग भी एलिमेंट अपने अकॉर्डिंग चल देता है और ये एडिशनल एनर्जी को गेन कर लेता है। तो जितनी वैल्यू हम एक्सपेक्ट करते हैं उतने एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स यहाँ पे नहीं आते हैं। इसी को बोलते हैं रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ एनर्जी।
अब आयनाइजेशन एंथैल्पी की बात करें तो जैसे जिंक, कैडमियम और मरकरी, इनका आयनाइजेशन एंथैल्पी हाई होता है क्योंकि सबका S में 2 और D में 10 इलेक्ट्रॉन होता है। लेकिन हम देखते हैं कि थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ जिंक, कैडमियम एंड मरकरी इज वेरी हाई। ये बहुत ही ज्यादा हाई होती है, जो कि ये शो करता है कि जिंक, कैडमियम और मरकरी मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आपको दे सकते हैं, 2। तीसरी वैल्यू तो बहुत हाई हो गई, उतनी एनर्जी आप दे नहीं पाओगे। तो जिंक, कैडमियम और मरकरी की थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी फर्स्ट और सेकंड के रेस्पेक्ट में काफी ज्यादा होती है, जो इंडिकेट करता है कि ये मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं, उससे ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स ये नहीं निकालेंगे। जैसे क्रोमियम, स्कैंडियम वाली सीरीज में जो क्रोमियम है, क्रोमियम का क्या होता है 4s1 और 3d5। तो अगर आप फर्स्ट के रेस्पेक्ट में सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी देखते हो क्रोमियम की, तो ये हाई होती है क्योंकि डी फर्स्ट भी हाई होती है लेकिन सेकंड भी हाई है और सेकंड वाली फर्स्ट से ज्यादा है। ऐसी कॉपर आप ले लो 4s1 3d10, तो फर्स्ट कम होगी और सेकंड उससे ज्यादा होगी। वैसे तो फर्स्ट और सेकंड दोनों ही ज्यादा हैं, लेकिन अगर आप कंपेयर करते हो तो उसके अकॉर्डिंग हम देखते हैं कि क्रोमियम और कॉपर की सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या है, काफी हाई कंपेयर टू फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी, क्योंकि उसमें D5 और D10 कॉन्फ़िगरेशन आ जाती है ना, तो वो ज्यादा स्टेबिलिटी शो करते हैं इसीलिए। इसी में जैसे अगर हमसे बोला जाए मैंगनीज का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है 4s2 3d5, तो हम बोलते हैं मैंगनीज का थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी काफी हाई होता है ड्यू टू स्टेबल 3d5 कॉन्फ़िगरेशन। तो कहीं भी आपसे पूछा जाए कि इस एलिमेंट का आयनाइजेशन एंथैल्पी इस स्टेट में क्यों ज्यादा है, तो आप सीधे सीधे उसके कॉन्फ़िगरेशन देख लो। अगर उसमें D5 या D10 आ रहा है तो ऑब्वियस सी बात है वो ज्यादा ही होगा। इसी में नेक्स्ट टॉपिक आता है ऑक्सीडेशन स्टेट। अब अगर हम ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करें तो ऑक्सीडेशन स्टेट एक नंबर होता है, एक चार्ज जो कोई भी एलिमेंट कैरी करता है जब वो कोई एक तरह का कंपाउंड बना रहा हो, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि पूरे डी ब्लॉक में सबके पास एस में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, मैक्सिमम 2। तो इनके लिए सबसे आसान है कि 4s के इलेक्ट्रॉन दे देंगे, और अगर ये 4s के इलेक्ट्रॉन यूज करके बॉन्ड बनाते हैं तो इन पे चार्ज कितना आएगा, +2। तो डी ब्लॉक का मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट कौन सा है, +2। तो ये कॉमन है, ज्यादातर सब दिखा देते हैं। लेकिन मैक्सिमम वैल्यू की अगर हम बात करें, देखो कोई भी एलिमेंट कितना ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट दिखा सकता है वो डिपेंड करता है उसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल है। वैलेंस ऑर्बिटल में जितने इलेक्ट्रॉन होंगे वो उतने इलेक्ट्रॉन यूज करके बॉन्ड बना सकता है। अगर उसके पास इलेक्ट्रॉन ही कम है तो वो बॉन्ड भी कम ही बनाएगा और ऑक्सीडेशन स्टेट भी कम ही आएगा। अगर मैं आपको बोलती हूँ सोडियम का ऑक्सीडेशन स्टेट 1 है, इनडायरेक्टली ये ऑक्सीडेशन स्टेट आपको क्या इंडिकेट करता है कि इसने अपना एक इलेक्ट्रॉन लॉस किया है, इसीलिए तो इसमें +1 चार्ज आया है। तो इनडायरेक्टली +1 ऑक्सीडेशन स्टेट आपको इंडिकेट कर रहा है कि आपने ये इलेक्ट्रॉन यूज किया है किसके लिए, बॉन्डिंग के लिए। तो कोई भी एलिमेंट जितना ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाता है वो उसका एक नंबर होता है जो इंडिकेट करता है कि इस एलिमेंट ने इतने इलेक्ट्रॉन यूज करे हैं फॉर बॉन्डिंग। और हमेशा किसी भी एलिमेंट के वैलेंस इलेक्ट्रॉन ही यूज होते हैं बॉन्डिंग में, और वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहाँ रहते हैं, वैलेंस ऑर्बिटल्स में। तो इसीलिए बिकॉज हम यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं इन डी ब्लॉक NS and N-1D
इलेक्ट्रॉन्स आर इन्वॉल्व इन बॉन्डिंग। तो क्योंकि डी ब्लॉक में एस और डी दोनों वैलेंस ऑर्बिटल है, तो किसी भी एलिमेंट के अगर आपको मैक्सिमम वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स निकालने हैं तो आप किस में से निकालोगे? एस और डी। भाई मैक्सिमम चाहिए तो आप एस के भी निकाल दो और डी के भी निकाल दो। तो अगर आपको किसी एलिमेंट का मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर बताना है तो आप एस और डी दोनों के इलेक्ट्रॉन जोड़ दो, आपको पता चल जाएगा वो एलिमेंट मैक्सिमम कितना ऑक्सीडेशन स्टेट दिखा सकता है। ठीक, तो डी ब्लॉक के अंदर बॉन्डिंग में दोनों इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व होते हैं, डी के भी इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व होते हैं और एस के भी। तो अगर यहाँ पे हम ये बोलें कि मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट अगर आपको निकालना है फॉर एलिमेंट्स, तो आप क्या करोगे? NS प्लस N-1D, इन दोनों के इलेक्ट्रॉन जोड़ लो, आपको पता चल जाएगा एलिमेंट का मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होगा। जैसे मैंगनीज का अगर 4s2 3d5 है तो इसका 2 + 5 यानी कितना ऑक्सीडेशन स्टेट दिखा सकता है मैक्सिमम? ये 7। अगर हम क्रोमियम का बोले तो 4s1 3d5 तो इसका मैक्सिमम कितना है? 6। तो मैंगनीज का मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट 7 हो गया, क्रोमियम का 6 हो गया। मैंगनीज के बाद जब आप आयरन पे जाओगे तो आयरन का हो जाएगा 4s2 3d6। तो 4s2 3d6 मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए यहाँ पे? 8। लेकिन आयरन का साइज इतना बड़ा नहीं है कि वो +8 ऑक्सीडेशन स्टेट को क्या कर सके? स्टेबलाइज कर सके। तो जैसे आप आयरन के नीचे आता है रुथेनियम, उसके नीचे आता है ऑस्मियम, तो इस ग्रुप का मैक्सिमम नंबर कितना दिखा सकता है? ये +8 दिखा सकता है, ये भी दिखा सकता है, ये भी और ये भी प्लस। बट +8 को ज्यादा स्टेबल कौन करेगा? ऑस्मियम। तो पूरे पीरियोडिक टेबल में जो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट है वो कौन दिखाता है? ऑस्मियम दिखाता है। क्योंकि 8 से ज्यादा तो हम इलेक्ट्रॉन यूज नहीं करते बॉन्डिंग के लिए। भाई बॉन्ड आप कितने? 1 से बनाओगे, 2 से बनाओगे, 3 से, 4 से 5, 4-5 मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स होते हैं बॉन्ड बनाने के लिए। और अगर आप 8 इलेक्ट्रॉन यूज करके बॉन्ड कर रहे हो तो आप एक तरह की मल्टीपल बॉन्डिंग्स में इनको इस्तेमाल करोगे। तो 8 जो है वो एक तरह का मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर है आपका। ठीक, लेकिन वो आयरन के लिए उतना स्टेबल नहीं होगा। तो हम देखते हैं कि आयरन या तो 2 दिखाता है या 3, बट दिखा ये कितना सकता है? मैक्सिमम 8। बट 8 में ये उतना ज्यादा स्टेबल नहीं होगा, दिखा सकता है बट स्टेबिलिटी ज्यादा नहीं होगी। तो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट गेट स्टेबलाइज्ड बाय हेवियर मेंबर्स। मेंबर जितना हैवी होगा वो उतने हायर ऑक्सीडेशन स्टेट को स्टेबलाइज कर पाएगा। तो नीचे की तरफ आप हर ग्रुप में नीचे की तरफ मूव करोगे। जैसे मैंगनीज का है, मैंगनीज वाले ग्रुप में सबका मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट कितना आएगा? 7। तो मैंगनीज, इसके नीचे आता है टेक्नीशियम और इसके नीचे आता है रीनियम। तो इन तीनों में +7 ऑक्सीडेशन स्टेट मोस्ट स्टेबल किस में होगी? रीनियम में। ठीक, तो यहाँ पे हम मेंशन कर सकते हैं हायर ऑक्सीडेशन स्टेट गेट स्टेबलाइज्ड बाय हेवियर मेंबर्स। मैम जिंक का 12 हो जाएगा ऐसे? अब पी ब्लॉक की तरह नहीं है ये। जैसे पी ब्लॉक में क्या होता है? हायर मेंबर में ऑक्सीडेशन स्टेट कम होता है और लोअर मेंबर में ज्यादा। जैसे आप चलो कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन और लेड, इनका सबका मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होगा? +4। तो हम बोलते हैं ना नीचे की तरफ जाओगे तो इनके 2 ऑक्सीडेशन स्टेट हो गए, 4 और 2। नीचे की तरफ जाओगे तो +2 गेट मोर स्टेबल। क्यों है? ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन यूज ही नहीं होते बॉन्ड बनाने के लिए, नीचे की तरफ जाते हैं, एलिमेंट का साइज बढ़ता है तो न्यूक्लियस जो है वो इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर लेता है। तो एस के इलेक्ट्रॉन तो उसने कवर कर लिए, बचे सिर्फ पी के। तो पी में 2 होते हैं, तो नीचे वाले एलिमेंट 4 नहीं दिखाते ऑक्सीडेशन स्टेट, कितना दिखाते हैं? 2। तो पी का अलग कंसेप्ट है, डी ब्लॉक का बिल्कुल अपोजिट है। पी ब्लॉक कहता है बड़ा एलिमेंट तो ऑक्सीडेशन नंबर छोटा, ज्यादा स्टेबल होगा। सारे ग्रुप्स में ऐसा ही होता है वहां पे। लेकिन डी ब्लॉक कहता है जितना एलिमेंट बड़ा होगा उसका ऑक्सीडेशन नंबर भी उतना बड़ा होना चाहिए, वो उसे ज्यादा स्टेबलाइज कर पाएगा। तो पी ब्लॉक और डी ब्लॉक की प्रॉपर्टी ऑपोजिट है बिल्कुल।
यहाँ पे बड़े मेंबर बड़े ऑक्सीडेशन नंबर को स्टेबल करते हैं और वहां पे बड़े मेंबर्स छोटे ऑक्सीडेशन नंबर को स्टेबल करते हैं। उसका कंसेप्ट अलग है क्योंकि वो इनर्ट पेयर इफेक्ट पे काम करता है, ये इनर्ट पेयर इफेक्ट पे काम नहीं करता है। तो यहाँ पे स्कैंडियम जो है वो मैक्सिमम कितना ऑक्सीडेशन स्टेट दिखा सकता है, +3। ये आपने याद रखना है। स्कैंडियम 2 नहीं दिखाता, जैसे मोस्ट कॉमन पूरे डी ब्लॉक का कौन सा है, 2, सब दिखा सकते हैं। स्कैंडियम को छोड़ के ये नहीं दिखाता 2, ये कितना दिखाएगा, 3। इसका बस एक ही ऑक्सीडेशन स्टेट होता है 3, इसके अलावा ये कुछ नहीं दिखाता। ठीक, और बाकी अगर आपको किसी एलिमेंट का मैक्सिमम निकालना है तो आप S और D के इलेक्ट्रॉन उसके ऐड कर दो तो निकल जाएगा। ऑस्मियम आपको पता है मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाता है कितनी, +8। कोई भी एलिमेंट अगर +2 ऑक्सीडेशन स्टेट दिखा रहा है तो वहां पे बॉन्ड बनेगा आयनिक। जैसे 2 दिखा रहा है, कोई 3 दिखा रहा है, तो इस केस में वो एलिमेंट कौन सा बॉन्ड बनाएगा, आयनिक, क्योंकि चार्ज दिखाने का मतलब बॉन्डिंग तो हो रही है ना। अब बॉन्ड या तो आयनिक बनेगा या फिर कोवलेंट। तो 2 या 3 है तो आयनिक चलेंगे, और 3 से जब ज्यादा बढ़ गया, 4, 5, 6, 7 हो गया, तो फिर बॉन्ड कैसा हो जाएगा, कोवलेंट। नेक्स्ट आप मेंशन कर सकते हो कि ऑक्सीडेशन स्टेट भी अगर आप पीरियोडिकली देखते हो तो इनिशियली ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ता है और फिर वो धीरे धीरे करके कम होने लग जाता है, क्योंकि आपके अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन घटने शुरू हो जाते हैं ना। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्योंकि कम होने शुरू हो जाते हैं, इसलिए हमारा ऑक्सीडेशन नंबर एक स्टेट तक बढ़ता है, उसके बाद वो कम होना शुरू हो जाता है। जैसे आयरन के बाद फिर ये 8 के अलावा 9, 10, 11, 12 ऐसे कोई नहीं दिखाता, फिर वो कम होने शुरू हो जाते हैं क्योंकि उसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बचते नहीं है ना एलिमेंट्स के पास। डी ब्लॉक के जो एलिमेंट्स हैं वो 0 ऑक्सीडेशन स्टेट भी दिखा सकते हैं। जैसे पी ब्लॉक के एलिमेंट 0 नहीं दिखाते, ये 0 भी दिखा सकते हैं, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स में दिखा सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल FeCO5, NiCO4, ये जब भी कोई डी ब्लॉक का एलिमेंट CO के साथ बॉन्ड बनाए उनको ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड बोलते हैं। ये आगे आएंगे कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में। तो वहां पे जो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स है, क्योंकि कार्बोनिल का 0 होता है, तो फिर आप मेटल का निकालोगे ऑक्सीडेशन नंबर तो कितना आएगा, 0 ही आएगा। तो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स 0 ऑक्सीडेशन स्टेट भी दिखा सकते हैं। कई बार इनकी नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट भी आ जाती है, प्लस तो ये दिखा ही रहे हैं। तो इनमें काफी वेरिएशन है ऑक्सीडेशन स्टेट्स दिखाने के लिए, बाकी ग्रुप्स इतना नहीं दिखाते ब्लॉक्स। ठीक, तो बस इसमें याद रखना 2, 3 वाले आयनिक, 3 से ज्यादा कोवलेंट, मैक्सिमम निकालना है तो S और D के इलेक्ट्रॉन्स ऐड कर दो। हैवी मेंबर में ज्यादा ऑक्सीडेशन नंबर स्टेबल होगा, लोअर वाले में कम होगा। स्कैंडियम 3 दिखाता है, ऑस्मियम 8 दिखाता है। ऑस्मियम मैक्सिमम है, स्कैंडियम आपका मतलब लोएस्ट तो नहीं है, लोएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा, +2, मोस्ट कॉमन 2 है, बाकी सबका अपना अलग अलग है जितने उसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन।